गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, वर्ड विचार नामक पाठ आप लोग का पूरा हो चुका है। आइए अब उसके अभ्यास कार्य पे चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात किन किन भागों में उसे बांटा गया है। तो बच्चों, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? स्वर अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और हवा हमारे मुख से बिना किसी मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं स्वर। स्वरों का विभाजन बच्चों उसके समय के आधार पर हुआ है, यानी कि स्वर को उसके समय में यानी उसके उच्चारण के समय के आधार पे बांटा गया है, यानी कि किस स्वर का उच्चारण करने में कितना टाइम लगता है, इसके आधार पे स्वरों को बांटा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वर के भेदों के नाम लिखकर उनके उदाहरण दीजिए। बच्चों, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मुख्य रूप से इसके 2 ही भेद हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आपको है जो आपका होमवर्क है, आप इसके भेदों के नाम लिख करके उसके उदाहरण आप लोग दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि स्वर की परिभाषा किसे कहते हैं। जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं स्वर, और जिन ध्वनियों के उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। यही इन दोनों का अंतर है। एक में हमें सहायता लेनी पड़ती है और एक में हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो किस में हमें सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजन में। और किस में नहीं लेनी पड़ती है? स्वर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन के कितने भेद हैं? हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को क्रमानुसार लिखिए। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? बच्चों, आप लोगों को कल मैंने व्यंजन जब पढ़ाया था इसके पहले, तो मैंने बताया था कि व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये आप लोग का होमवर्क है बच्चों। आप लोग जो है ये सारे व्यंजनों को लिख करके कौन कौन से व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, इसके पहले आप भेदों को लिखिएगा और उसके बाद इन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, आप जो है उसको लिखिएगा। और फिर आपका दूसरा होमवर्क है कि आप हिंदी वर्णमाला को लिखिए, क्रम के अनुसार लिखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के क्या चिन्ह हैं? तो आपको मालूम है कि अनुस्वार के चिन्ह जो बिंदु हैं और अनुनासिक के चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। अब इन दोनों का उदाहरण आप लोग खुद इसका करिएगा, कम से कम 10 शब्द अनुस्वार के और 10 अनुनासिक के ऐसे लिखिएगा, आप लोग को इसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित स्वरों में से ह्रस्व और दीर्घ स्वर को छांटिए। बच्चों, यहाँ पे दोनों स्वर दिए हैं, ह्रस्व स्वर भी दिए हैं और दीर्घ स्वर दिए हैं। आप लोग को इसको छांटना है, ये भी आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को मालूम है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 मुख्य रूप से हैं, ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब बाकी जो 7 बचा वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको छांट करके लिख लीजिएगा।
अब 8वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन तथा द्वित व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यंजन, बच्चों आप लोग को मालूम है कि संयुक्त व्यंजन अर्थात जिन वर्णों का की रचना जो है दो व्यंजनों से होती है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अर्थात जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं उससे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आप लोगों ने त्र पढ़ा, ज्ञ पढ़ा, श्र पढ़ा, छ पढ़ा, छ, ये सारे जो वर्ण जो हैं ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब द्वित व्यंजन में क्या है, ये तो समझिए दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन द्वित व्यंजन कैसे बनते हैं, तो द्वित व्यंजन जो है दो समान व्यंजनों के मिल करके बनते हैं जो वर्ण, उन्हें हम कहते हैं द्वित व्यंजन। समान व्यंजन जैसे पहला व्यंजन जो है द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो है स्वर सहित होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। अब जैसे मान लीजिए आपको द्वित व्यंजन के उदाहरण क्या है, सत्ता हुआ, पत्ता हुआ, गत्ता हुआ, ये सारे द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं बच्चों, जैसे त, उ, क, प, ज, ल, ए, न, इया, व, ये सारे वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, यानी कि मुख के किस भाग से इनका उच्चारण होता है, इसको आप लोग को खुद देख करके आप लोग को लिखना है या आप लोग खुद करिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो विसर्ग का प्रयोग बच्चों संस्कृत शब्दों में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि दुख हुआ, प्रायः हुआ, ये सारे शब्द जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और उन्हीं का प्रयोग उसी में इसका प्रयोग होता है और इसका उच्चारण जो है ह की तरह से होता है। अब आगे आई देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें सही और गलत का आप लोग को निशान लगाना है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर क क्या है, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से कम समय लगता है। बच्चों हमने आपको बताया था कि सबसे कम समय जो उच्चारण में ह्रस्व स्वर में लगता है, फिर उससे एक मात्रा की ज़्यादा दीर्घ स्वर में लगता है और प्लुत स्वर में सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा कि क्या प्लुत स्वर दीर्घ स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, तो क्या हुआ, गलत हुआ कि सही हुआ, गलत हुआ ना, क्योंकि ये जो है दीर्घ स्वर सब कम है, प्लुत स्वर उससे ज़्यादा समय लेता है। ख में आइए, वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के 4 भेद माने गए हैं। वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के 4 भेद माने गए हैं। तो हाँ बच्चों इसके 4 भेद माने गए हैं, मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन वर्णमाला में यहाँ पे 4 लिखा है, इसका राइट करिए। अब ग देखिए, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो हाँ ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ये राइट है। घ देखिए, अनुनासिक ध्वनि को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। तो नहीं, अनुनासिक को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, स एक अंतस्थ व्यंजन है। तो बच्चों नहीं, श, स और ह ये 4 व्यंजन जो है उसमें व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए स अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन तो य, र, ल, व ये 4 होते हैं, यानी कि ये जो है गलत है, यानी कि गलत का निशान लगाइए। च देखिए, आय एक ह्रस्व स्वर है, बोले कि आय एक ह्रस्व स्वर है, तो नहीं बच्चों आय एक ह्रस्व स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये जो है 2 स्वरों से मिल करके बना है, आ और ई से मिल करके बना है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखते हैं। छ देखिए, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तो नहीं बच्चों, सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उससे
यानी कि एक मात्रा का समय, और उससे एक मात्रा से अधिक यानी कि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का। तो सबसे छोटा ह्रस्व स्वर हुआ, उसके बाद दीर्घ स्वर हुआ, उसके बाद जो है सबसे बड़ा प्लुत स्वर हुआ। यानी क्योंकि प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है उसमें। अब आगे देखिए, प का उच्चारण ओठ से होता है, यानी कि प। तो बच्चों हाँ, ये सही है कि प का उच्चारण ओठ से होता है, क्योंकि प, फ, ब, भ, म ये जो उच्चारण जो है ओठ की सहायता से होता है, तो ये सही है। अब झ देखिए, बच्चा शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अभी मैंने आप लोग को बताया कि जहाँ पर भी 2 सेम व्यंजन आए वो द्वित शब्द कहलाता है। यहाँ पे देखिए आधा च फिर पूरा च सेम व्यंजन है, इसलिए ये जो है द्वित स्वर की श्रेणी में आता है, न कि संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ देखिए, वर्णों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के संयोग, संयोग मतलब होता है मेल, तो हाँ, वर्ण के संयोग से ही शब्द का निर्माण होता है। जैसे कमल, यहाँ पे एक साथ 3 वर्ण मिल करके एक शब्द की रचना करते हैं, इसलिए जो है इसे हम कहते हैं, ये राइट होगा। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 पे क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने ह्रस्व स्वर है बच्चों? तो आप लोग को मालूम है ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं, और 7 जो है दीर्घ स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 7 जो है दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो है दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए ख में देखिए, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में कितना स्वर लगता है ह्रस्व स्वर से? तो दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। कितना लगता है? दुगुना। अब ग देखिए, भाषा की किस ध्वनि को वर्ण कहते हैं? तो भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। घ देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अंगा देखिए, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता? किसके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता? तो स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण पृथक कीजिए। पृथक मतलब होता है अलग। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट, परतंत्रता, विद्यालय, विक्षिप्त, अक्षय। तो ये जो है आप लोग को ये 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का आप लोग को वर्ण विच्छेद करना है। पृथक मतलब होता है विच्छेद, यानी कि अलग करना। तो आप जो इसका वर्ण विच्छेद करना है, आप लोग आपका होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। एक मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर उत्कृष्ट है, तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे उ पहले करेंगे, उ प्लस त के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि ये स्वर रहित है, आधा है, तो फिर हलंत रहेगा। फिर क, फिर प्लस, फिर री बच्चों एक स्वर है, तो इसीलिए इसके बाद री लगाएंगे। फिर हम प्लस करेंगे, फिर एक खटकोड़ वाला श जो है ये भी आधा है, तो इसके नीचे भी हम हलंत लगाएंगे। फिर ट, उसके बाद इस ट के नीचे हलंत लगाएंगे, और उसके बाद हो गया उत्कृष्ट। तो बच्चों इस तरह से आप इन सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में 14 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सही वर्ण विच्छेद छांटिए। यहाँ पे क्या जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के जो है
सही वर्ण विच्छेद छांटना है। यहाँ पे देखिए क ज्ञान, क्या है यहाँ पे ज्ञान। तो बच्चों यहाँ पे ज्ञ जो है, आप लोग को मालूम है कि ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। और ये किससे बना है? ये ज और इया मिलकर के बना है। इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? जहाँ पे पहले ज होगा, देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है? ज है, उसके बाद इया है। अब चूंकि यहाँ पे आ का मात्रा लगा है तो यहाँ पे निकालेंगे हम आ का मात्रा। उसके बाद क्या है? उसके बाद न है, उसके बाद अ है। ये दूसरा वाला जो है ये सही है। ज्ञान का वर्ण विच्छेद दूसरे वाले के अनुसार होगा। अब आइए ख कर्म। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो कर्म का कैसे होगा? तो तीसरा देखिए क, अब क में चूंकि हलंत नहीं है तो यानी कि अ है, तो क अ र म अ कर्म, यानी कि ख व ख का जो है तीसरा सही होगा। अब आइए बच्चों ग क्षमा में आइए, क्षमा में कौन सा सही है? तो क श अ म आ, ये चौथा वाला सही है। अब यहाँ पे देखिए श्रेय, घ में आइए श्रेय। बच्चों अभी मैंने आपसे कहा कि जब संयुक्त व्यंजन जो होंगे उसको भी आप लोग वर्ण विच्छेद करने का क्या मतलब, यानी कि उस शब्द के सबसे लघु रूप में लाना, शब्द को सबसे लघु रूप में, यानी कि उसके अलग अलग बांटना वर्णों को, वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए श्रेय लिखा है, तो श और र से मिलकर के ये बना है और एक मात्रा लगा है, तो पहले श होगा, ठीक है, फिर र होगा, फिर एक मात्रा होगा, फिर य होगा, फिर अ होगा। बच्चों इसमें पहला वाला सही है। अब आगे ये दीर्घ अंगा, दीर्घ का कैसे हुआ, वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? तो ये बच्चों देखिए द पर बड़ी मात्रा दी, यहाँ पे लगा है ना, तो पहले ऐसे करेंगे द, उसके नीचे हलन प्लस बड़ी ई प्लस र प्लस घ प्लस अ, हो गया दीर्घ स्वर का, यानी कि थर्ड वाला दीर्घ स्वर है। अब बच्चों यहाँ पे रचनात्मक गतिविधि दिया है, ये जो है आप लोग खुद करेंगे। जैसे देख लीजिए, ऐसे 10 शब्द लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ये आप लोग को छाट करके लिखना है, ढूंढ करके लिखना है। ऐसे 10 शब्द जहाँ पे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो, जैसे त्रिशूल हो गया, क्षमा हुआ, ज्ञान हो गया, श्रम हो गया, ये सारे शब्द संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। आप लोग ढूंढ करके ऐसे और लिख लीजिएगा। और फिर दूसरे वाले में क्या है कि द्वितीय व्यंजन के प्रयोग वाले 10 शब्द लिखना है आपको। जैसे पत्ता हुआ, सत्ता हुआ, गत्ता हुआ, ये सारे जो है द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा ढूंढ के। बच्चों ये लेसन समाप्त हुआ है। कल मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन दे दूंगी। आप लोग क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे इस बुक से, वो सब लिख लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी होगा तो, अन्यथा रहने दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बच्चों। धन्यवाद।